दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 434 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,120 सवाल जो है आपके तैयार हो जाएंगे और आज जो ज्योग्राफी है हमारा दोस्तों 104 नंबर का लेक्चर चलने जा रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये हम सारी बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत है दोस्तों कि यहाँ पर एक एक विषय को डिटेल में पढ़ाया गया। जैसे ज्योग्राफी है तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी को मैंने कहीं से भी पढ़ा दिया, एकदम बेसिक से बिल्कुल आराम से दोस्तों एक एक टॉपिक को पढ़ाया गया। तभी तो आज हम केवल इंडियन ज्योग्राफी का 104 नंबर का लेक्चर कवर कर रहे हैं। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैंने 100 लेक्चर दोस्तों कंप्लीट कराए थे आपके। ठीक है, तो ये जो आज हम 434 नंबर पहुंचे हैं, इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला आपका इंतजार कर रही है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जुड़िए हमारे चैनल से और वीडियोज को देखिए। चाहे आपने ऑनलाइन कोचिंग किया हो, ऑफलाइन कोचिंग किया हो, सेल्फ स्टडी किया हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि क्या आप इन सवालों का जवाब जानते हैं। और जानना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। नहीं भरोसा हो तो पेपर उठा के देख लो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्या आप बताओ, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, या उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, या दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, या पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं ना, और यहां भी स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज अपनी क्लास में हम पाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सारे बैच बनाए हैं। यदि आप एक मौका देंगे, हमारे साथ अपनी तैयारी करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। हम बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नाच गाना नहीं करते हैं। ठीक है, मैं केवल इतना चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले ताकि वे सफल हों, और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा गंभीर स्वभाव रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। मार्केट में क्या चल रहा है इससे लेना देना नहीं है। अगर आप मार्केट का लेना देना देखेंगे तो केवल आप चकाचौंध में फंस के रह जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ चलिए ताकि कम समय में आपको सफलता मिले। आप यही क्लास देखिएगा, अगर 25, 30, 35 मिनट की क्लास है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा ऐसा कोई भी लेक्चर आप नहीं पाएंगे जिसमें आपको यह एहसास हो कि नितिन सर के साथ मैंने पढ़ा और मेरा टाइम जो है खराब हो गया। आपको कभी एहसास नहीं होगा, चाहे आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, क्योंकि मैं ना कभी टाइम पास नहीं करता, मैं सीधे मुद्दों की बात करता हूं। जो जरूरी है वो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, पुनः आपको याद दिला रहा हूं, आज हमारा 434 नंबर का लेक्चर है। अगर साथ में रहेंगे तो पूरा 13,120 लिख दिया था क्या मैंने? हाँ, 13,020 होगा दोस्तों। 13,020 सवाल दोस्तों आज हमारे तैयार होने वाले हैं। ठीक है, 13,020 मायने रखता अपने आप में। हाँ ठीक है, और भारत के परिवहन उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल दे रहा है कि बताइए मध्य प्रदेश में एक जगह है पीथमपुर। बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं जानते कि यह पीथमपुर कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह किस उद्योग के लिए दोस्तों जाना जाता है, तो याद रखिएगा यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? यहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग है। क्या है दोस्तों? यहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसीलिए तो इसे भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। मान लीजिए कल को परीक्षा में पूछ दिया कि बताइए भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? पीथमपुर को भी दोस्तों कहा जाता है डेट्रॉयट, क्योंकि यह ऑटोमोबाइल से संबंधित है। और जो डेट्रॉयट है दोस्तों, ये सच में अमेरिका में स्थित एक ऐसा जगह है जहां ऑटोमोबाइल उद्योग दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वहां का। इस वजह से तुलना करने के लिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, परिवहन की हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो जरा बताइए कि मोटरसाइकिल के निर्माण में, ठीक है, प्रमुख केंद्र दोस्तों भारत के कौन कौन से, कहां कहां पर दोस्तों ये मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मुंबई में मोटरसाइकिल उद्योग बना के बैठी हुई हैं। इसी तरह मुंबई के बगल में दोस्तों पुणे है, पुणे में भी दोस्तों मोटरसाइकिल उद्योग लगा हुआ है। इसी तरह से आप हरियाणा साइड आ जाइए तो आपको फरीदाबाद मिल जाएगा, दिल्ली हरियाणा के पास। ठीक है, आपको फरीदाबाद मिल जाएगा, यहां पे भी फेमस है। और इसके अलावा दोस्तों लुधियाना का नाम सुना होगा, लुधियाना, जी हाँ दोस्तों, लुधियाना में भी चलता है।
और इसके अलावा लुधियाना, और इसके अलावा मद्रास में भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मद्रास में भी साउथ में जाएंगे तो मद्रास में, ठीक है। पंजाब में जाएंगे तो लुधियाना में, हरियाणा में जाएंगे तो यहां पे, ठीक है। और मद्रास के अलावा चेन्नई। उत्तर प्रदेश में सर कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानपुर जो बेल्ट है, कानपुर जो बेल्ट है दोस्तों, यह मोटरसाइकिल निर्माण के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहां पे इत्यादि कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, ठीक है। तो आप जरा ऑप्शन देखिएगा कि कहां कहां पर है। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल। अगला इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा है कि साइकिल के निर्माण का प्रमुख केंद्र कहां है। अब तो धीरे धीरे दोस्तों साइकिल का चलन दोस्तों समाप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है, देख लेना आने वाले समय में फिर से साइकिल का चलन आ जाएगा। क्यों, हर चीज अपने आप को दोहराता है। धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता बढ़ रही है और कहीं ना कहीं साइकिल उद्योग जो पहले से समाप्ति के कगार पर था, वो धीरे धीरे दोस्तों फिर से उठना दोस्तों प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। और ये जो साइकिल उद्योग है, मुंबई के साथ साथ दोस्तों आपने सोनीपत पानीपत का नाम सुना होगा, सोनीपत पानीपत का नाम सुना होगा। सोनीपत पानीपत दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है, यहां भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जालंधर लुधियाना याद रखेंगे, ठीक है। जालंधर और लुधियाना, उधर आज भी दोस्तों साइकिल का चलन ज्यादा है, ठीक है। पंजाब साइड जाएंगे तो साइकिल का चलन वहां ज्यादा है, तो ये साइकिल निर्माण के केंद्र है। आपको लग रहा होगा नितिन सर ये कैसे कैसे सवाल लेकर आते हैं। आइए एक अच्छा सा सवाल मैं आपको पूछता हूं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। सवाल है कि दोपहिया वाहनों के निर्माण में भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है, ठीक है। अब यहां दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर मामला टू व्हीलर का हो, अगर मामला टू व्हीलर का हो तो टू व्हीलर में याद रखेगा भारत की जो पोजीशन है वो सेकंड रैंक है। अगर मामला कार का हो, किसका मामला हो, कार का मामला हो, तो कार में भारत का स्थान तीसरा है कार के उत्पादन में। अगर मामला ट्रैक्टर का हो, किसका हो दोस्तों, मामला अगर ट्रैक्टर का हो तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का प्रोडक्शन ये भारत करता है। ये तीन डेटा आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, पहला दूसरा तीसरा स्थान, ठीक है। ट्रैक्टर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, कार के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, और टू व्हीलर के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वर्ल्ड वाइड चर्चा कर रहा हूं, दुनिया में इतने सारे देश हैं, उन देशों के बीच में भारत की पोजीशन क्या है, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान, तकनीकी रूप से उन्नत जलयान यानी मॉडर्न जो जलयान है उसका कारखाना दोस्तों पहली बार दोस्तों ये कहां पे स्थापित किया गया था, तो पहली बार 1941 में इसका कारखाना लगा था विशाखापत्तनम में। कहां लगा था दोस्तों, 1941 में यह कारखाना पहली बार कहां लगा था, विशाखापट्टनम में लगा था, ठीक है। एक सवाल। अगला सवाल, इस कारखाने को किस कंपनी ने लगाया था, यह भी सवाल आता रहता परीक्षा में, तो इसका नाम था सिंधिया स्टीम कॉर्पोरेशन। क्या नाम था, सिंधिया स्टीम। आप शॉर्टकट में केवल सिंधिया स्टीम ही याद रखिए तो ज्यादा सही है। पूरा नाम था सिंधिया स्टीम कॉर्पोरेशन नहीं, नेविगेशन कंपनी, ठीक है। नेवी लिखी लीजिए, ठीक है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी यह दोस्तों इसका नाम था, ठीक है। यह 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित हुआ था। आगे चल के इसी का नाम बदल दिया जाता है। बदल के क्या कर दिया जाता है दोस्तों, तो अगला सवाल देखिए, वर्ष 1952 में किस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम नाम रख दिया गया, तो यही जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन था इसी का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन जो था दोस्तों, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो थी इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड। सर ये तो हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हाँ वही वाला है, ठीक है। ये विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है और इसका पुराना नाम क्या था, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है। तो वो कंपनी बनी थी 1941 में, जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1952 में किया गया। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। करा कोचिन शिपयार्ड का निर्माण यह किस देश के सहयोग से हुआ है, ठीक है। इसमें किस देश ने दोस्तों सहयोग किया है, तो याद रखेगा इसमें जापान ने सहयोग किया। किसने, जापान ने सहयोग किया। एक सवाल और सकता है, जापान की किस कंपनी ने सहयोग किया है, तो मित्सुबिशी का नाम सुना होगा, ठीक है। इसका नाम है मेसर्स मित्सुबिशी। क्या नाम दोस्तों, मेसर्स मित्सुबिशी इसका नाम है, ठीक है। जिसने क्या किया है, जिसके सहयोग से यह भारत में कोचिन शिपयार्ड दोस्तों स्थापित किया गया
है, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा ये जहाज निर्माण केंद्र भी है, जो कोचीन है यह भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है, यह भी याद रखेंगे। लिख भी रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आधुनिक पोत प्रांगण दोस्तों कौन सा है, या जहाज निर्माण केंद्र कौन सा है, जहाज निर्माण केंद्र एवं रख रखाव, ठीक है, रख रखाव सबसे बड़ा है दोस्तों। यह कोचीन शिपयार्ड की ही बात हो रही है, किसकी, यह कोचीन शिपयार्ड की बात हो रही है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा मॉडर्न है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है ओएनजीसी, कभी कभी इसका फुल फॉर्म दे देता है, तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यह दोस्तों इसका नाम है, फुल फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है ओएनजीसी के लिए अपतटीय जलयानों का निर्माण, यह दोस्तों कहां किया जा रहा है, ठीक है, अपतटीय जलयानों का निर्माण दोस्तों कहां किया जा रहा है, तो ये यहीं पे दोस्तों जो मुंबई है उसी साइड में एक मझगांव डॉकयार्ड है। क्या दोस्तों, एक मझगांव डॉकयार्ड है, ठीक है, यहीं पे दोस्तों किया जाता है। इस मझगांव डॉकयार्ड में दोस्तों यहां पनडुब्बियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है, पनडुब्बी का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण याद रखेंगे, डीआरडीओ वगैरह जो पनडुब्बी बनाती है वो यहां पे बनता है। साथ ही साथ दोस्तों युद्धपोत का भी निर्माण यहां चल रहा है, ठीक है, युद्धपोत का निर्माण भी दोस्तों इसी डॉकयार्ड पर किया जाता है। इसका नाम क्या है, मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जब साथ में जुड़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं अपने आप में एंटीक है। क्या सवाल नहीं आ सकता परीक्षा में? सवाल है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। जब इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था तो एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर एयरक्राफ्ट और एर फॉर लिमिटेड, ठीक है। बाद में दोस्तों इसका नाम चेंज होकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाता है। तो फिर भी एचएएल पहले भी था, एचएएल बाद में भी था, लेकिन नाम बदल जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है, बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाता है। अभी आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी स्थापना कब और कहां पे हुई है, केवल इतना बताना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना बेंगलोर में किया गया, ठीक है। कब किया गया पूछा गया तो याद रखेगा 1940 ईस्वी में किया गया। कहां किया गया तो याद रखेगा इसकी स्थापना किया गया बेंगलोर में। कहां पे किया गया दोस्तों, बेंगलोर में इसकी स्थापना किया गया। ये मैं हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाद में दोस्तों इसको भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, वो सब तो बाद की बात है। और आगे आइए, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। तो भी दोस्तों इसे HAL ही बुलाया गया, इसका नाम वगैरह नहीं चेंज हुआ, ठीक है। मतलब A फॉर एरोनॉटिक्स हो गया, जो पहले एयरक्राफ्ट था, बस यही चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये आ जाता है कि कब चेंज किया गया, तो याद रखेगा ये चेंजिंग हुआ था 1964 में, ठीक है। यह चेंजिंग दोस्तों कब किया गया, 1964 में किया गया, जबकि स्थापना 40 में हुआ था। लगभग 24 साल बाद दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। और भारत सरकार के अधीन शायद 1951 के आसपास ही आ चुका था, ठीक है। कर वर्ष 1948 में दे भी दिया समय। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो आई फॉर इंडियन, टी फॉर टेलीफोन और आई फॉर इंडस्ट्री, दोस्तों इसे ITI लिमिटेड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसका पुराना नाम था ITI लिमिटेड। परीक्षा में आ जाए ITI लिमिटेड तो बच्चा सोचेगा ये ITI क्या होता है। ITI मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को कहा जाता था, ITI, ठीक है। तो ITI लिमिटेड का इसकी स्थापना कहां पे किया गया था, बेंगलोर में किया गया था दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कहां हुआ था इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुआ था बेंगलुरु में। कहां पे, बेंगलुरु में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सन दे दिया 1948 में, आजादी के ठीक बाद दोस्तों इसकी स्थापना हुआ है 1948 में। कब, 1948 में ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना किया गया, आजादी के ठीक बाद किया गया, ठीक। करा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, आई फॉर इंडियन, टी फॉर टेलीफोन, आई फॉर इंडस्ट्रीज। तो ITI का जो प्रमुख यूनिट लगाए गए दोस्तों, ये कहां कहां पे लगाए गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में नैनी पड़ता है दोस्तों, ये नैनी आपके प्रयागराज में है। जी हां, यहां पर भी दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ने अपना एक यूनिट लगाया हुआ था, ये आप सबसे पहले याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है रायबरेली,
यहां पे भी लगा था। एक जगह पड़ता है दोस्तों मनकापुर, जानते होंगे, अयोध्या से और आगे जाएंगे तो मनकापुर पड़ेगा, ठीक है, मनकापुर। ये तो हो गया अलग। इसके अलावा दोस्तों कहां पे है, तो इसके अलावा दोस्तों श्रीनगर हो गया, पलक्कड़ हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे इसके यूनिट्स दोस्तों लगे हुए थे, ठीक है। आईटीआई ने अपने यूनिट्स डाल रखे थे जो टेलीफोन बनाने का कार्य करती थी, ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल कर रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को क्या कहते हैं दोस्तों, बीईएल कहते हैं। बी फार हो जाता भारत, बी फार हो जाता भारत, ई फार हो जाता दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और एल फार हो जाता लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। कह रहा इसकी स्थापना कब किया गया और कहां किया गया। बीईएल की स्थापना दोस्तों कब और कहां किया गया, यह भी बेंगलुरु में बना था 1954 में। कब बना था दोस्तों, 1954 में। कहां बना था, याद रखेंगे, बंगलुरु में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है, बंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। बीईएल की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। एक सवाल और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है कि आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात किसने किया। यह बहुत ही एंटीक सवाल है। आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात किसने किया दोस्तों, तो आर्थर कॉटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑर्थर कॉटन को कहा जाता है दोस्तों, क्या कि इन्होंने किया था। लेकिन कई बार दोस्तों आप मानेंगे कि ये जो किया था ये राजीव गांधी को भी दोस्तों जनक कहा जाता है। राजीव गांधी को क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है, जनक माना जाता है। तो कभी आप राजीव गांधी का नाम पाएंगे, कभी कभी दोस्तों आर्थर कॉटन का नाम पाएंगे, ठीक है। आर्थर कॉटन का नाम है आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क। आर्थर कॉटन कहां से याद आ गया, आ जाता दिमाग में, ठीक है, आर्थर सी क्लार्क। तो याद रखेगा इन्होंने दोस्तों सबसे पहले सैटेलाइट पर एक लेख लिखा। 1940 के दशक की बात है, 1940 के दशक में इन्होंने क्या किया दोस्तों, सैटेलाइट पर दोस्तों सबसे पहले लेख लिखा था। इसीलिए दोस्तों इन्हें आधुनिक सूचना क्रांति का जनक मान लिया गया। और भारत में राजीव गांधी अगर नहीं होते ना, तो याद रखिए कभी भी सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार क्रांति में दोस्तों सूचना, पहले लिख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी में जो बढ़त हमें देश को मिली, ठीक है, जो भारत ने वृद्धि किया, भारत ने जो दूर संचार क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि किया, दूर संचार जो क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि किया, वो दोस्तों किसकी वजह से किया, वो राजीव गांधी की वजह से किया था। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार क्रांति का जनक भी किसे कहा जाता है, राजीव गांधी को कहा जाता है। तो दोनों बात आप याद रखेंगे इस मामले में, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने सीरीज बनाई है ना, स्टडी 91 के साथ जुड़िए। आप पता नहीं क्या नहीं चाहते, मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि पढ़ने वाले बच्चे रह ही नहीं गए हैं ही नहीं। अगर होते तो वीडियो का महत्व उन्हें समझ में आता। ऐसी ऐसी चीजें आपको आपके क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, चाहे आप कितना रुपया फीस भर दीजिए, ये चीजें क्लास में नहीं दी जाती। और अगर ये चीजें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, कम से कम जानकारी के लिए ही सीखना चाहिए। और मैंने तो सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू किया। मैंने हमेशा से, शुरुआत से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, हमेशा मैंने सीक्वेंस पालन किया है। उससे फायदा ही मिलता है ना कि आपको पता चलता है कि हम कोई टॉपिक हमसे छूट नहीं रहा है। आप देखिए, आप अगर इसी सीरीज में शुरुआत में लेक्चर देखेंगे ना, 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक अगर आप लेक्चर देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। 45 लेक्चर में पूरा आपका रिवीजन। आप चाहते हैं ना कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से फ्री में रिवीजन करने का मौका मिले, आप आइए रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिडावल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 46 से लेकर के 91 लेक्चर में हमने मिडावल कंप्लीट कर दिया। 92 से लेकर के 150 लेक्चर में मॉडर्न कंप्लीट कर दिया। 151 से लेकर के 230 तक में हमने पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, संविधान, ठीक है। 231 से लेकर के 330 तक में 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया। और अब 330 से आगे चल रहे हैं और आज हम 433 पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये ज्योग्राफी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो आप जुड़िए इस सीरीज से, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। एक एक विषय आपका बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं ना कि चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, या सेल्फ स्टडी किया हो, या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या आपको फायदा ही करेगा। आप सवाल जवाब करना सीखिए तो सही। कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां दोस्तों किस शहर में, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां किस शहर में दोस्तों, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां बंगलुरु में। कहां पर हैं,
तभी तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तभी तो बंगलुरु को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि बंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला सवाल भी हमारा सिलिकॉन। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि बताइए सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में, सुनिएगा ध्यान से, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान आपको बताना है, नहीं पता ना, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 4th रैंक है। ये एक नया डेटा है, इसको भी आप याद रखेंगे। करा भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, कौन से शहर को, तो याद रखेगा ये बेंगलुरु शहर ही तो है। बंगलुरु शहर को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। इतना ही नहीं, बंगलुरु शहर को याद रखेंगे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में पूछ दे कि बताइए किसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, तब क्या बताएंगे, बंगलुरु को ही कहा जाता है। किसे भारत का उद्यान शहर कहा जाता है, ये आपके लिए नया सवाल होगा, उद्यान शहर। ठीक है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, बंगलुरु। जी हां, बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, उद्यान शहर कहते हैं, विज्ञान शहर कहते हैं। जी हां, भारत का विज्ञान शहर, साइंस सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह भी दोस्तों बंगलुरु को कहा जाता है। ये 3-4 तथ्य आप बंगलुरु से संबंधित याद रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं, इन सारी बातों को अच्छे से आपको दिमाग में बिठा भर लेना है। अगला सवाल देखिए, करा सिलिकॉन वैली दोस्तों कहां स्थित है। अगर सच में आप सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो सिलिकॉन वैली जो जगह है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है, अमेरिका में। अब अमेरिका तो बहुत बड़ा है, इस अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है, तो अमेरिका में आपने कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा। किसका नाम, कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा। यह दोस्तों आपके कैलिफोर्निया में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये सिलिकॉन वैली स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा बंगलुरु के अतिरिक्त भारत में और कौन से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है अलग अलग केंद्रों पर स्थित है, वो बता दीजिए। बहुत जगह है, आप मुंबई चले जाइए, आप दोस्तों पुणे चले जाइए, आप दोस्तों जयपुर चले जाइए, आप दोस्तों नोएडा चले जाइए, हाँ नोएडा चले जाइए, आप दोस्तों दिल्ली चले जाइए। ठीक है, ये सभी स्थान दोस्तों, ये सभी आईटी के लिए दोस्तों जाने जाने वाला स्थान है। ठीक है, और जितने वो जैसे चेन्नई हो गया साउथ में, ठीक है, चेन्नई हो गया, और बंगलुरु तो लिख ही दिया, बंगलुरु भी लिख लीजिए। ठीक है, बंगलुरु हो गया, ये सभी स्थान दोस्तों ये संबंधित हैं। ठीक है, इसी तरह से चंडीगढ़ लिख सकते हैं, केरल में दोस्तों तिरुवनंतपुरम में उसे लिख सकते हैं, ईटीसी कर लीजिए। बहुत सारे हैं आईटी के लिए, खाली बेंगलुरु ही नहीं है। हाँ, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इसी वजह से उसे सिलिकॉन वैली का दर्जा दिया जाता है। अन्यथा भारत के ये स्थान भी कुछ पीछे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना दोस्तों कहां पर हुआ था, पहला कारखाना ये कहां पे लगा था और कब लगा था, तो याद रखेगा पहला कारखाना लगा था वर्ष 1818 में। कहां लगा था, एक जगह था फोर्ट ग्लोस्टर। कहां पे, फोर्ट ग्लोस्टर। और ये जगह कहां पे था दोस्तों, ये जगह था कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर कहां दोस्तों, कलकत्ता में। वहीं पे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना लगा। कब, सन 1818 में ये पहली फैक्ट्री दोस्तों लगाई गई। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और आपसे यहां कर रहा है कि आगे चल के वर्ष 1854 में मुंबई में यह पहली फैक्ट्री दोस्तों किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा कावस जी डाबर जी ने। ठीक है, कावस जी दादा भाई डावर। ठीक है, कावस जी दादा भाई डावर। ठीक है, डावर ने इस कारखाने की शुरुआत किया था, स्थापना किया था मुंबई वाले कारखाने की 1854 में, जबकि पहला कारखाना 1818 में लग चुका था और कलकत्ता में लगा था। ये दूसरा वाला था जो मुंबई में लगा था और ये सफल था। ठीक है, करा सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण मुख्यतः दोस्तों ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी उद्योग चलने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे जरूरी चीज है कच्चा माल। क्या दोस्तों, सबसे जरूरी चीज क्या है, कच्चा माल। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता। तीसरा चीज क्या है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों श्रम। ठीक है, श्रम की आवश्यकता। ठीक है, श्रम, और वो भी कैसा श्रम, सस्ता श्रम। ठीक है, श्रम कैसा होना चाहिए, सस्ता, महंगा श्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाजार की निकटता, समझ रहे हैं,
भाई जहां बाजार होगा वहीं तो दोस्तों आप बेच पाएंगे सामानों को। तो ये सब दोस्तों फैक्टर हैं, ठीक है। पांचवी चीज, अगर आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो आसपास होना चाहिए बंदरगाह। क्या होना चाहिए? बंदरगाह। तब दोस्तों आप क्या करेंगे, किसी चीज का उत्पादन बहुतायत मात्रा में हो पाएगा और लाभ बहुतायत मात्रा में, अगर ये सारी चीजें जरूरी है तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि बताइए भारत का कॉटनोपोलिस दोस्तों किसे कहा जाता है? कॉटनोपोलिस, ठीक है। कॉटनोपोलिस जो है दोस्तों, इसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग ये दोस्तों कहां पे है? तो याद रखेगा, बहुत सारे बच्चे गुजरात जा सकते हैं, सूरत जा सकते हैं, लेकिन जवाब क्या होगा? मुंबई होगा। भारत का कॉटनोपोलिस दोस्तों किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसी तरह सवाल दे रहा है कि बताइए भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मानचेस्टर तो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और मानचेस्टर जो जगह है दोस्तों, यह सच में कहां पे स्थित था? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। मानचेस्टर जो जगह है यह इंग्लैंड में स्थित है और यह स्थान दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, इसीलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग के लिए दोस्तों बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसीलिए तो इसे हम भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, कर बताइए दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मानचेस्टर यह कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। एक सवाल और लीजिए कि जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जापान का मानचेस्टर दोस्तों किसे कहते हैं? तो जापान में एक शहर है ओसाका, ठीक है। जापान में एक शहर है ओसाका, इसे क्या कहते हैं? जापान का मानचेस्टर। जिस तरह से भारत में मानचेस्टर है, उसी तरह से विश्व के अलग अलग देशों में जहां सूती वस्त्र उद्योग हैं, उन्हें भी दोस्तों मानचेस्टर का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कह उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। एक सवाल इस पे भी लिखो, इटली का मानचेस्टर किसे कहते हैं? परीक्षा में आता है कि बताइए इटली का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तब क्या बताएंगे? इटली का मानचेस्टर कहा जाता है मिलान सिटी को। वहां पे एक शहर है मिलान, ठीक है। अच्छा, रोम जो दोस्तों यह राजधानी है। रोम क्या है? राजधानी है और इसे पोप का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पोप का शहर कहा जाता है। यह भी दोस्तों इटली में ही स्थित है, इस वजह से आपको बता रहा हूं। लेकिन इटली का जो मिलान शहर है, ठीक है, वो इटली का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला, करा पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? ठीक है, बोस्टन जो जगह है दोस्तों यह अमेरिका में स्थित है। बोस्टन जो जगह अमेरिका में स्थित है। आपने अमेरिका में मैसाचुसेट्स का नाम सुना होगा, चुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स का नाम सुना होगा, ये वहां पे स्थित है। वैसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। इसे भी याद रखेंगे। और बोस्टन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहां उन्नत व्यापार है, ठीक है, उन्नत व्यापार के कारण, ठीक है, उन्नत व्यापार के कारण दोस्तों इसे बोस्टन का दर्जा दिया गया है। जैसे टेक्सटाइल के लिए अलग है, लेकिन यहां से दोस्तों व्यापार भी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से दोस्तों इसे कहा गया है, ठीक। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसी तरह के सवाल तो परीक्षा में आते हैं। मैं बार बार आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप रुकिए और पढ़िए हमारे साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां कहां देखने को मिलता है? तो बहुत जगह भैया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहां से लिखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वाराणसी से अपनी कहानी शुरू कीजिए। वाराणसी, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, जी हां, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, उधर मेरठ हो गया, उधर गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है। और क्या, आप घूमते आइए, एकदम सीक्वेंस में चलिए। वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद। गाजियाबाद से आ गया मोदी, अच्छा मोदीपुरम का नाम सुना है? ठीक है, मोदीपुर, ठीक है, मोदी नगर या मोदीपुरम यही बोलते हैं ना कि मोदी नगर, मोदी नगर है शायद, मोदीपुरम नहीं, मोदी नगर है, ठीक है, मोदी नगर हो गया। मऊनाथ भंजन हो गया, ठीक है, मऊनाथ भंजन हो गया, ठीक है, भंजन हो गया। ये सभी जो जगह है दोस्तों, ठीक है, ये किसके लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में? ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है और अगला सवाल दे रहा है कि बताइए सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो गुजरात में है वो कहां पर स्थित है? तो गुजरात में भी दोस्तों बहुत जगह है। जैसे गुजरात में अहमदाबाद हो गया, जैसे गुजरात में बगल में बड़ोदरा हो गया, वहीं पास में दोस्तों सूरत वगैरह हो गया,
पोरबंदर हो गया जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, पोरबंदर हो गया, ठीक है। और क्या क्या दोस्तों, और एक उसका नाम क्या है यार, भावनगर, जो भावनगर जामनगर आप पढ़ते हैं ना, भावनगर, ये जामनगर अलग हो जाएगा, हाँ, भावनगर और राजकोट, ठीक है, भावनगर हो गया, राजकोट हो गया, ठीक है, राजकोट हो गया। ये सभी जो स्थान है दोस्तों, यह गुजरात में स्थित क्या है, गुजरात में स्थित सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र माने जाते हैं, जिसमें अहमदाबाद तो वैसे भी दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तभी तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र में दोस्तों कहां कहां पर ये सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं आपको बताना है। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मुंबई को याद रखिए, मुंबई के बाद दोस्तों पुणे को याद रखिए, पुणे के बाद दोस्तों नागपुर को याद रखिए, ठीक है, नागपुर के बाद दोस्तों कोल्हापुर को याद रख सकते हैं, नागपुर कोल्हापुर, ठीक है, नागपुर कोल्हापुर, सोलापुर सांगली, सोलापुर सांगली, सोलापुर सांगली इटीसी कर लीजिए, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र में भी दोस्तों बहुत सारे जगह हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह के दोस्तों सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, आप मुझे एक मौका दीजिए, हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन कीजिए। मुझसे पूछोगे कौन सा बैच, तो मैं आपको बुलाऊंगा हमारे जीएस के बैच में। हमारे जीएस के बैच को ज्वाइन करके देखिए, इतना अद्भुत तरीके से और इतना विस्तार से मैंने आपको जीएस पढ़ाया ना कि क्लास में ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप एक मौका तो दीजिए, और मौका देने के लिए पहले जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, मैंने डेमो दिया है। आप कम से कम स्टडी 91 का ऑफलाइन, स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप ना पहले आके डेमो देख लीजिए। डेमो देखने में तो कोई खर्चा आपका नहीं है ना, हाँ समय जाएगा थोड़ा सा आपका, लेकिन फायदा भी आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप किसी विषय को एक बार पढ़ो अपने जीवन में, बार बार नहीं। अपने जीवन में किसी विषय को एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ने से दोस्तों सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। वो कैसे, इसीलिए मैंने इंडिविजुअल बैच बनाना शुरू किया। आप आइए, एक बार पढ़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, बहुत बढ़िया से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। आजकल यूट्यूब में एक नया फंक्शन आ गया, आवाज़ चेंज हो जा रही है, तो ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाके आप चेंज कर लेंगे तो आवाज़ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी संपूर्ण सामान्य अध्ययन की जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको पूरा लेक्चर जितना भी हमने आज तक पढ़ाया 434 तक, वो पूरा आपको मिल जाएगा। आगे भी जो अपडेट होता जाएगा वो मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है जीएस के अकॉर्डिंग, उसे आप ज्वाइन कीजिए। कई बार मन में आ रहा होगा सर और जीएस का बैच, धीरे धीरे दोस्तों और भी बैच आ रहे हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।